अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है वो देखेंगे जी, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो 3 दिन के यूरोप के विज़िट पर थे। डिफरेंट कंट्रीज़ का उन्होंने विज़िट किया, डिफरेंट जो है पीएम सीएम से मिले हैं। और इस पर पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है, पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, और हम अपना रिव्यू वीडियो देखने के जो है वो बाद में देंगे। तो आपने भी अपना रिव्यू देना है कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसे लगी। This never happened in my life. Indians are independent people. Although मैंने कभी इंडिया के बारे में सॉफ्ट सोच नहीं रखी है। इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूरोप पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जर्मनी में, जाहिर बात है, जर्मन जो चांसलर हैं उनसे मुलाकात की। फिर वो जो है वो और नॉर्डिक समिट में थे। फिर अभी एमैनुअल मैक्रोन जो हैं उनके दोस्त, उनसे मिल रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि एमैनुअल मैक्रोन ने रिसेंटली जो अपना री इलेक्शन जीता है और आई थिंक उनकी जो पॉपुलैरिटी है मैक्रोन की पहले से कम हुई है मरीन ले पेन के मुकाबले में, लेकिन फिर भी वो एक बड़े मार्जिन से जो उनका अप्रैल 2022 का जो इलेक्शन था वो जीते। तो जैसे अगर आपको याद हो वो जीते तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी मैं अपने दोस्त एमैनुअल मैक्रोन को जो मुबारकबाद देता हूँ री इलेक्शन की, और हम इंडिया फ्रांस ताल्लुकात को आगे लेके जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत के पीएम मोदी जी के यूरोप दौरे के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल मोदी जी यूरोप के 3 दिन के दौरे पर हैं और हर एक जगह पर, हर एक देश में भारत के पीएम का भव्य स्वागत हुआ है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि पूरी दुनिया के लिए भारत कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और वो भी खास करके उस समय में जब पूरी दुनिया यूरोप और रशिया के बीच में बटी हुई है। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि भारत ने खुलकर यूरोप की साइड भी नहीं ली है, फिर भी यूरोप भारत को पूरा आदर सत्कार दे रहा है। अब दोस्तों आपको बता दें कि ये वही यूरोप है जो पाकिस्तान को बार बार लताड़ता रहता है, FATF की ग्रे लिस्ट में डालता रहता है। कहीं ना कहीं दोस्तों भारत के पीएम का इतना आदर सत्कार देखकर पाकिस्तान को तकलीफ तो हो रही है, पर पाकिस्तान अपनी हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद जिम्मेदार है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। अब इंडिया जो है आपको पता है जो है वो एक बड़े पैमाने पे 2017 से लेके 21 तक दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा, सबसे बड़ा। दिस इज, आई एम कोटिंग सिप्री को मैं कोट कर रहा हूँ। 2017 से लेके 2021 तक जो सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था दैट वाज इंडिया। सेकंड नंबर पे इट वाज सऊदी अरेबिया, फिर इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड देन चाइना। खैर एनी हो, अब मोदी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने खैर अपना वो डाइवर्सिफाई वो करने की बातें कर ली है कि हम वो करें, लेकिन फ्रांस के साथ उनको जो फायदा वो ये है कि वो राफेल फाइटर जेट्स उन्होंने लिए हैं, उन्होंने मिराज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लिया हुआ है, फिर स्कॉर्पियन सबमरीन्स उन्होंने जो है वो फ्रांस से ली हुई हैं। और दोनों मुल्कों की जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी इस वक्त 12-14 बिलियन यूरो के करीब है। बायलैटरल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि और ये मेरा ख्याल है कि ये पिछले 10 साल में ही ज़्यादा बढ़ी है। और इस पे इंडिया जो है वो फ्रांस के साथ मिलकर इसलिए काम कर रहा है कि बिकॉज फ्रांस वो मुल्क है जो कि बेसिकली वेस्ट से, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं वाग चीरना, जो है ना अपने आप को डिसएसोसिएट करता है। वो हर एक चीज़ थेरी जो वेस्ट उनको अमेरिकन देना चाहते हैं वो बाय नहीं करते। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्रेंच थे, दे आर वेरी अनहैप्पी विद द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी ऑफ अमेरिका, बिकॉज उन्होंने सारे के सारे यूरोप को बाईपास कर दिया। उन्होंने कहा जी ये जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है ये खत्म होती है, ये यहीं पे रहेगी, और इंडो पैसिफिक में हम नए रूल्स बनाएंगे। हम इंडिया चाहिए, हमें जापान चाहिए, हमें ऑस्ट्रेलिया चाहिए, हमें अपने इन पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं है। सो वो कह रहे थे कि ठीक है, आपको पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं है अगर फ्रांस को, अमेरिका को। तो फ्रांस को तो बहुत बड़ा फायदा है कि इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में फ्रांस के अपनी ओवरसीज टेरिटरीज हैं, और वो जो ओवरसीज टेरिटरीज हैं वो हमारी सॉवरन लैंड है, हम तो वहाँ जो मर्जी करें। वैसे उन्होंने उनको फ्रीडम दी है, इलेक्शन वगैरह करवाते हैं, लेकिन वो उनका एक बहुत बड़ा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो सारी फ्रेंच टेरिटरी, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस का इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में बड़े पैमाने पे एक इन्फ्लुएंस है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस
हॉर्न ऑफ अफ्रीका, गोइंग टू दिस, ये जो पैसिफिक रिम है, इस तक आप जाएं तो आपको वो बड़े पैमाने पे फ्रांस का असर रसूख नजर आएगा। फिर फ्रांस ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी अनाउंस करा दी। अब इंडिया और फ्रांस भी मिलकर काम कर रहे हैं, इंडिया जो है वो बाकी क्वाड ममालिक के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। तो इंडिया हैज बिकम सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब होगा क्या, होता क्या है, अब मोदी जो है वो एक तरफ तो वो जारी बात है अमेरिका के बड़े पार्टनर हैं, लेकिन मोदी जी जब फ्रांस जाते हैं तो कहते हैं कि हम मल्टीपोलैरिटी चाहते हैं, वी डू नॉट वांट द अमेरिकन्स टू लीड अस। ठीक है जी। अब ये जो इंडिया और फ्रांस जो है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, वो कहते हैं हम किसी एक सिंगल यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं करते। और एक लफ्ज होता है उसे कहते हैं मिनी मल्टीलैटरलिज्म। मिनी मल्टीलैटरलिज्म इज के कोई एक स्टेट जो है वो अपने ही अंदर अपने छोटे कुछ फ्रेंडली ममालिक को मिला के अपना एक ऑर्डर जनरेट करे। वो कहते हैं हम मिनी मल्टीलैटरलिज्म की बात भी नहीं करते, हम यूनिलैटरलिज्म की बात भी नहीं करते, हम मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए जिसमें वो जैसे कहते हैं ना कि बाकी ममालिक को भी दिया जाए। और इंडिया के जो साबिक वज़ीर आज़म थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी इसकी बात करते रहे। फिर वो इंडिया नॉन अलाइंड रहा और वो सारा उस वक्त चलता रहा। और अभी आप देखें ना, अभी अमेरिकन को प्रॉब्लम थी, अमेरिकन नेवर रियलाइज दैट इंडिया को उनको ये वैल्यू देनी पड़ेगी कि यकदम जो है वो इंडिया ये पिछले 15 साल में जो उसने एक यू टर्न लिया है और इंडिया ने अपनी पोटेंशियल शो किया। द रीज़न बिहाइंड इज इसमें एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है दैट दे हैव पॉपुलेशन, दे हैव उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उन्होंने उनको सही रास्ते में जो है वो स्ट्रीमलाइन किया है। दे हैड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, कोई ओवरनाइट उनको किसी ने कुछ नहीं दिया। हमें तो पूरी दुनिया वो चीज़ें देती रही, लेकिन हम तो कभी दहशतगर्दी की जंग में इन्वॉल्व, कभी डिक्टेटरशिप, कभी डेमोक्रेसी, कभी हाइब्रिड रिजीम, हम तो तजर्बे कर रहे हैं ना। हमने डायरेक्शन क्या लेनी है, हम डायरेक्शन लेते हैं, जहाज साडा उड़ता है नाल ही फेटे वो थले फारक क्यों, बिकॉज रीज़न बिहाइंड इज कि अभी वो उसमें हम चल ही नहीं पाते। इंडिया को इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता। 10 साल मोदी जी गुजारेंगे, 10 साल पीछे कांग्रेस गुजारेगी। जो सिचुएशन लग रही है, मुझे तो अगले भी 5 साल मोदी जी के लग रहे हैं। खैर एनी हो, सो ये जो चीज़ें हैं, फ्रांस भी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है, इंडिया भी मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहा है। ठीक है जी। वो फ्रांस जो है वो इंग्लैंड को कहता है भाई तुम जो है ना, तुम एक वैसल स्टेट हो अमेरिका की। ठीक है जी। और हम वैसल स्टेट नहीं बनना चाहते। इंडिया जो है वो कह रहे हैं कि हम इंडिया और जो फ्रांस है को बड़ी ताकतें नहीं है। ठीक है, ये मिडल, इनको हम मिड साइज पार्ट्स कह लें, या मिडल किंगडम्स इनके लिए एक लफ्ज़ यूज होता है, या मिड साइज पार्ट्स इनको बुलाते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी ताकतें नहीं हैं, लेकिन दे हैव एब्सोल्यूट कैपेबिलिटी। मुझे याद है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे, 2007, 8, 9 की बात थी। तो हमारे सारे हमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी 2 कोर्स पढ़ते थे हम इंडिया के ऊपर, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। आई थिंक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया और इंडियन पॉलिटिक्स के नाम से ये मेरे वो डिग्री में लिखे हुए हैं कोर्सेज। तो हम वो पढ़ते थे, तो वो क्वेश्चन हुआ उस वक्त, मुझे एक सर ने पूछा, तो मैंने मुझे तब भी अंदाज़ा था हम जब पढ़ते थे कि इंडिया हैज़ कैपेबिलिटी। सो दिस कैपेबिलिटी जो है, वी वर टॉकिंग बैक इन 2008 एंड 9 कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी है दैट दे कैन ट्रांसलेट दिस कैपेबिलिटी इनटू समथिंग व्हिच दे वांट। सो इंडिया जो है वो और फ्रांस जो है, दे बोथ है। फ्रांस का तो खैर ये है कि वो थोड़ा जनरेशनली ऑब्वियसली दे आर रिच एंड ऑल दैट, लेकिन इंडिया का ये है कि इनका राइज जो है वो अभी हो रहा है, ये पिछले 20 साल में, फ्री ट्रेड एंड ऑल दैट। सो ये जो चीज़ें हैं, इंडिया और फ्रांस मिल के मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये जारी बात है, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो बात करेंगे, इससे मामला जो हैं वो बेसिकली दे आर चैलेंजिंग यूरोप, दे आर चैलेंजिंग अमेरिका, दे आर चैलेंजिंग इंग्लैंड। मोदी जी को नुकसान होता अगर मेरीन ले पेन जो है वो बात करती, बिकॉज वो शी वॉज ए राइट विंग आइसोलेशनिज्म की बात करती थी। लेकिन मोदी जी, मैक्रोन के वापस आने से मोदी को जो वेस्ट के अंदर एक इन्फ्लुएंस मिला है, जो कि शायद वो जो एक फ्रेंडशिप जर्मनी में एंगेला मर्केल थी, उनके इंटरेस्ट और हैं, वो ज़्यादातर इंटरनल बात करते हैं, इकोनॉमी की, क्लीन एनर्जी की, डेवलपमेंट की, वो ट्रेड, एनर्जी, इन चीज़ों पर बात करते हैं। मैक्रोन जो है ये फ्रांस का, क्योंकि हिस्टोरिकली एक इंपीरियल पावर रहा है, पूरे अफ्रीका में बड़ा उनका इन्फ्लुएंस था, सारा कुछ।
सो जो मैक्रोन है वो एक और चीज है। सो मैक्रोन जो है वो ग्लोबल एजेंडे की बात कर रहा है, और उस ग्लोबल एजेंडे में जारी बात है वो सबको फिर लेते हैं। सो वो कहते हैं कि जी हमें तो मल्टीपोलर के ऊपर बात करनी है, और फिर अबव ऑल इंडो फ्रेंच जो रिलेशन है उसको मजबूत करना है। अब इंडो फ्रेंच रिलेशन जो है वो जारी बात है दैट इज टू काउंटर चाइना को काउंटर करने के लिए है, और इसमें वो अपनी एक बनाते हैं कि हमें पुतिन को इंगेज करना है, तो हमने पुतिन को इंगेज करना है ताकि हम रेलिवेंट रह सकें अमेरिका और इंग्लैंड के लिए भी, और अमेरिका और इंग्लैंड को बता दें कि आपने जो कश्तियां जलाई हुई हमने वो कश्तियां नहीं जलाई हुई। अगर आपको याद हो कि यूक्रेन की वॉर से थोड़ा अर्सा पहले ही मैक्रोन जो थे वो यूक्रेन भी गए थे और उधर भी गए थे जब वो बड़े लंबे टेबल की बात हुई कि उनको दूर बिठाया हुआ था मैक्रोन को, और वो उनको वो शॉट्स नहीं दिए और वो सारा कुछ। सो अभी दोनों ममालिक के पास देखें ना, अब इंडो पैसिफिक एक ऐसा इंडिया को एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, या इंडिया को एक इस तरह का एडवांटेज मिल गया है कि इंडिया फॉर एवर, जिसे कहते हैं ना, बिग चंक ऑफ द ग्लोबल हिस्ट्री विल बी रिटन इन इंडो पैसिफिक, और इंडिया जो है एज ए पॉजिटिव पावर वहां पे मौजूद है। अब हमें जारी बात है इस चीज़ को कैलकुलेट करना है कि वेयर डू वी स्टैंड, और हमारे इंटरनेशनल इंटरेस्ट किधर खड़े हुए हैं, हमारे रीजनल इंटरेस्ट कहाँ खड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वी थिंक ऑन दैट इवन, हम इस पर सोचते भी हैं। इंडो पैसिफिक में तो जो भले नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हो, दोनों में इंडिया का और फ्रांस का आपस में जो है वो कोऑपरेशन मौजूद है, और उस पर वो काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे वो कहते हैं जी चाइनीज़ एक्सपेंशनिज्म को देखना है, जैसे मैंने बात की मल्टीपोलैरिटी की देखनी है, फिर ये है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं 15 लाख फ्रेंच जो हैं वो इंडो पैसिफिक में रहते हैं, ठीक है जी, ये बड़े पैमाने पे है। फिर 8,000 फौजी वहाँ पे रहते हैं फ्रांस के, तो एक बड़े पैमाने पे वो कह रहे हैं कि जी हमें वो देखना है। फिर जापान, अगर आपको याद हो कि जो सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस दे रहा था और उस पर फिर बीच में जो है वो ब्रिटिश आ गए और अमेरिकन आ गए, उन्होंने उसको बाद में दबाया। तो बेसिकली वो जो एक राइवलरी इंग्लैंड इज नोन एज ए वैसल स्टेट फॉर अमेरिका, वो जो राइवलरी चली जा रही है उसको वो कह रहे हैं कि इसके लिए शायद वो इंडिया को तोड़ना चाहता है फ्रांस। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फ्रांस जो है वो इंडिया को तोड़ सकता है फ्रॉम एन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड पर्टिकुलरली ऑफ द यूएस। जी व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो 3 दिन के यूरोप के विज़िट पर थे, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जर्मनी का विज़िट किया, उसके बाद डेनमार्क गए और लास्ट में फ्रांस में जो है वो गए, जिसमें डिफरेंट जो है वो उन्होंने प्रोजेक्ट्स पर बात की। तो सबसे पहले जो जर्मनी में गए उधर जो है उन्होंने जो है चांसलर से मिले सर। हाँ जी, हाँ, जर्मनी के जो चांसलर हैं उससे मिले और उस पर जो एनर्जी रिसोर्सेज पर बात हुई और उसमें बायलैटरल जो रिलेशनशिप है उन पर बात हुई। और उसके बाद वो डेनमार्क गए। डेनमार्क में उन्होंने कुछ जो है ना वो मतलब कि काफ़ी एग्रीमेंट्स किए हैं। डेनमार्क में उन्होंने क्या है कि जो सेकंड इंडियन और नॉर्डिक समिट है वो अटेंड किया है। सबसे पहले अगर अभी हम आपको बताएं कि जो सबसे पहला इंडिया नॉर्डिक समिट वो हेड हुआ था 2018 में स्वीडन के, जो स्वीडन का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है स्टॉकहोम, वहाँ पे हुआ था। और सेकंड जो है अब हुआ है वहाँ पे अब डेनमार्क में हुआ है। अगर हम आपको व्यूअर्स से बताएं कि जो नॉर्डिक कंट्रीज़ में कौन कौन नॉर्डिक जो रीजनल कॉरपोरेशन है उसमें कौन कौन से कंट्री शामिल है, उसमें डेनमार्क है, आइसलैंड है, फिनलैंड है, स्वीडन है और नॉर्वे है। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने उस नरेंद्र मोदी जी ने उस समिट को अटेंड किया है, जिसका मेन एजेंडा जो है वो उसमें के जो मेन पॉइंट है वो मेन फोकस किया जाता है उसमें ये है कि आपके पास सिक्योरिटी जो ग्लोबल सिक्योरिटी के सिनेरियो में ग्लोबल जो इंटरनेशनली जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात हुई। और उसके अलावा जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके ऊपर बात हुई। और इसके जो पेंडेमिक की वजह से इकॉनमी में क्राइसिस वगैरह तो उसकी रिकवरी कैसे करनी है वो मेन एजेंडे में शामिल था। और जो इसके क्लाइमेट चेंज है जो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत मेन जो फोकस बन रहा है, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से बहुत से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं पूरी दुनिया में।
शो मेनली जो आपके पास अगर हम देखेंगे पूरी दुनिया में जो है गाड़ियों की जो है वो रेल पे बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो है ग्लोबल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। जी, और इसके बाद इन्होंने जो है ना उड़ान भरी कहाँ की, फ्रांस की, जहाँ पे ये वहाँ पे उनके जो प्राइम मिनिस्टर जो न्यूली इलेक्टेड हैं, हाँ जी, ठीक है, अभी मई में हुए हैं, न्यू रिसेंटली हुए हैं अप्रैल में रिसेंटली दोबारा से वो इलेक्ट हुए हैं जी। और उनसे काफ़ी मुलाकात के चर्चे हैं पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जिसमें वहाँ पे भी उन्होंने बायलेटरल जो टॉक की है, जिसमें डिफेंस के पर बात की, डिफेंस और उसके बाद स्पेस, उसके बाद पीपल टू पीपल जो है वो, और दूसरी बात ये है कि इन तीनों ममालिक के अंदर जिसमें डेनमार्क है, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस हैं, इन तीनों में इंडियंस जो हैं वो काफ़ी रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकातें की हैं, उनसे एड्रेस किया है, कम्युनिटी है वहाँ पे उनसे मुलाकात की, उनकी जहाँ वहाँ पे जो बिजनेसमैन उनसे मुलाकात की, उनके इश्यूज़ वगैरह सुने। एक तो प्रोग्राम में मैं खुद देख रहा था कि उन्होंने क्या है कि वो मुबारकबाद एक वो क्या बता रहे थे नरेंद्र मोदी जी कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ पूरी दुनिया में तो हर एक जो मेरे मिलता है मुझे यही कहता है कि जो इंडियन लोग हों वो सिविलाइज्ड हैं, ठीक है, उनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं मिलते, वो सिविलाइज्ड हैं। तो वो मुझे इस लिहाज से क्या है मुबारकबाद देते हैं। तो उन्होंने कहा जी मुबारकबाद का हकदार मैं नहीं हूँ, एक्चुअली आप लोग हैं जो बाहर रह के क्या इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसमें देखें ये अप्रिशिएटेबल है जी विज़िट। हालांकि देखें रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है और मोदी साहब जो हैं वो विज़िट कर रहे हैं यूरोपियन ममालिक का। तो जी इरफान साहब अगर हम देखें तो इंडिया इस वक्त अगर हम देखें कि वो न्यूट्रल पोजीशन पे नहीं है। अगर जैसे कि यूरोप और दूसरे कंट्रीज में क्या है उनका मेन तो यही है कि वो चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से इंडिया को अपनी तरफ किया जाए ताकि वो रशिया की साइड ना ले। लेकिन हमने रिसेंटली वीडियो बनाई, उसमें हमने देखा कि क्या इंडिया डील कर रहे हैं कि रशिया से जो क्या लेस दैन $70 फी बैरल क्या है क्रूड ऑयल खरीदना चाह रहे हैं। तो वो क्या है कि इंडिया दोनों तरफ खेल रहे हैं, ठीक है, और क्या है कि एक हम हैं जो पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी, ठीक है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। हमें क्या है कि जैसे कि वीडियो में बताया गया है कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत इसका चर्चा तो डेफिनेटली है क्योंकि हम जो है एक साइड पे हो गए। अब इंडिया दोनों तरफ खेल के क्या अपने मुफाद ले रहे हैं, हाँ ठीक है, जो कि उनकी पब्लिक और कंट्री के लिहाज से बहुत बेस्ट है। हाँ बिल्कुल जी। व्यूअर्स आपके क्या इसमें ख्यालात हैं आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।